हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन में वियोजित होने पर प्रेक्षित अणुभार सामान्य अणुभार की अपेक्षा उच्च होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर हमारे पास में जो वांटा गुणांक होता है आई, ये बराबर होता है सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षित प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान या अणुभार, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान या इसे अणुभार भी कहेंगे या अणुभार, यहाँ पर ये भी अणुभार। तो देखिए, आई को हम इस प्रकार से लिखते हैं। आई होता क्या है? वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, संगुणन या संगुणन। अभी हम वियोजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वियोजन के लिए लिखे तो वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, यहाँ पर वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों कुल मोलों की संख्या, वियोजन से पूर्व कणों के कुल मोलों की कुल मोलों की संख्या। अब बच्चों देखिए, यदि यहाँ पर वियोजन हुआ, मान लीजिए हमारे पास में A2 था, अभी यहाँ पर ये एक कण था, अब इसका वियोजन हुआ। यदि इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखे AB, इसका वियोजन होगा तो ये A प्लस B माइनस में वियोजित होगा। यहाँ पर ये A प्लस B माइनस में वियोजित होगा, यानी कि इसका n बराबर होगा 2 के। आई हमारे पास में होता है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा वियोजन के लिए, और अल्फा को यदि 100% मान लें तो आई हमारे बराबर हो जाता है यहाँ पर n के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई भी बराबर होगा 2 के, आई भी बराबर होगा 2 के। अब बच्चों यहाँ से देखिए, आई यहाँ पर पहले शुरुआत में कितना था? शुरुआत में 1 था, तो ये 1, और उसके बाद में कितना हो गया? 2 हो गया। जब कणों की यहाँ पर संख्या बढ़ गई, तो यहाँ पर आई हमारा बढ़ गया। आई, यदि हम इसको देखें तो आई हमारा बढ़ गया, दो कण हो गए। अब तो वियोजन से पूर्व कणों की संख्या के कुल, यहाँ पर कुल मोलों की संख्या 1 थी, फिर 2 हो गई, तो आई बढ़ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, आई व्युत्क्रमानुपाती है प्रेक्षित द्रव्यमान के, प्रेक्षित प्रेक्षित अणुभार के, प्रेक्षित अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से हम देख सकते हैं। तो जब आई बढ़ेगा, वियोजन पर क्या होगा? आई बढ़ेगा, और आई बढ़ेगा तो प्रेक्षित अणुभार कम होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वियोजन होगा तो आई बढ़ेगा, और आई बढ़ेगा तो प्रेक्षित अणुभार घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पर ये घटेगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वियोजित होने पर प्रेक्षित अणुभार है, ये सामान्य अणुभार की अपेक्षा उच्च है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये गलत कथन है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि हम यहाँ से इसको डायरेक्ट सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार के बराबर भी यदि हम लिखे यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से भी लिखे, तो भी हम देख सकते हैं कि ऊपर तो 2 ही लिखा हुआ है, यानी कि सामान्य अणुभार तो बढ़ गया, सामान्य अणुभार बढ़ गया, और प्रेक्षित अणुभार यहाँ पर कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो सामान्य अणुभार है वो यहाँ पर उच्च होगा प्रेक्षित अणुभार की अपेक्षा। तो यहाँ पर देखिए, जो दिया गया स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत होगा, ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रेक्षित अणुभार सामान्य अणुभार से कम होगा, सामान्य अणुभार से कम होगा वियोजन पर, अणुभार से कम होगा, क्योंकि वियोजित हो गए कण, वियोजित हो गए तो पहले अणुभार अधिक था, और वियोजन के बाद 2 अलग अलग कण हो गए तो उनका अणुभार वैसे भी कम होएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, और प्रेक्षित अणुभार होता वो है जो हम गणना करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेक्षित अणुभार कम हो जाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा।